चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेक्शन। लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले आपसे सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर कर ली थी, लेकिन हम एक बार रिकैप करेंगे सेक्शन 4 को, 5 को, 6 को एंड देन उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 4 आप सभी जानते हैं, जो चार्जिंग ऑफ इनकम टैक्स बताता है। ये एक ऐसा सेक्शन है जो पूरे इनकम टैक्स को कवर करता है, जिसमें मैंने आपको बताया था हेड ऑफ इनकम और 5 टाइप्स की आपकी हेड्स ऑफ इनकम होती है। पहली आपकी इनकम होती है सैलरी की, दूसरी होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरी होती है आपकी पीजीबीपी जिसे हम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के नाम से जानते हैं, चौथी इनकम हमारी कैपिटल गेन के रूप में होती है और फिफ्थ हमने बताई थी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब जो चार के अंदर नहीं कवर होगी इनकम, उसे हम इसमें कवर किया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सैलरी का मतलब आपको पता है कि अगर आप किसी के यहाँ जॉब करते हो और वो आपको पैसा देता है तो क्या है आपकी सैलरी की इनकम। हाउस प्रॉपर्टी, आपके पास मकान था, आपने उसे किराए पर दिया या आपने उसे बैंक्वेट हॉल के रूप में डाल दिया, वहां से जो भी इनकम हो रही है उसे हम किसके अंदर कवर करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस करके कमाते हो उसे हम पीजीपीपी में कवर करेंगे। और अगर आपके पास कोई फिक्स असेट्स थी या आपके पास कोई लैंड था, शेयर था, जिसे आपने कुछ समय होल्ड करने के बाद सेल किया, उससे जो भी इनकम अराइज होगी उसे हम कैपिटल गेन। इन सभी इनकम को जोड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। और जो भी इनकम इन सबको जोड़ने के बाद इनकम आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम में एक चैप्टर भी होता है कि अगर आपकी वाइफ भी कुछ कमाती है वो आपकी इनकम बन जाएगी, उसे भी हम क्या बोलते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम। वो आगे केसेस है कि कौन कौन से केसेस में आपकी वाइफ की इनकम आपकी बन जाएगी या आपकी इनकम आपकी वाइफ की बन जाएगी, तो उसे भी हम क्लबिंग ऑफ इनकम के नाम से जानते हैं। उसमें से माइनस कर देंगे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। जितना भी हमसे लॉसेस हुआ है पिछले साल का, वो इस साल के प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा। और जो भी इनकम निकल के आएगी उसे नाम देंगे ग्रॉस टोटल टैक्सेबल इनकम। ठीक है, उसके बाद आपको निकालने हैं टैक्स रेट। जो भी निकल के आएगा वो आप यहाँ पर टाइप कर दोगे और वो कहलाएगी टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। और उसके अंदर आप प्लस कर दोगे अगर कोई इंटरेस्ट है, प्लस कर दोगे कोई पेनल्टी है, अगर कोई ड्यू होगा वो ऐड कर देंगे, माइनस करेंगे टैक्स पेड, जितना आपने कर रखा है, जितना आपने टीडीएस कर रखा है वो माइनस कर देंगे, जितना टीसीएस होगा वो माइनस, एडवांस टैक्स, और लास्ट में आपका प्लस होगा सेस। और उसके बाद जो भी आंसर आएगा या तो आपका पॉजिटिव आएगा या फिर आपका नेगेटिव आएगा। अगर माइनस में होगा तो सरकार आपको रिफंड करेगी और अगर आपको प्लस में होगा तो पे टू गवर्नमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे साथ जो सेक्शन था वो था सेक्शन 5, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये सेक्शन हमें बताता है कि आपका जो टैक्स किन किन पे लगेगा और किन किन पर नहीं लगेगा। सबसे पहले बात करेंगे इन इंडिया। तो यहाँ पर लिखा है इनकम एक्रूड और अराइज और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। अगर आपकी इंडिया से कोई भी इनकम होती है, अगर आप इंडिया की रिसोर्सेज का यूज करके आप कोई भी इनकम करते हो, जैसे हवा, लैंड, पानी, किसी के रूप में भी, तो वो आपकी तीनों केसेस में टैक्सेबल होगी, चाहे आप आर हो, चाहे आप RNOR हो, चाहे आप एन हो। लेकिन नीचे क्वेश्चन लिखा है इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। अगर आपको कोई इनकम रिसीव होती है, मान लो कोई व्यक्ति बाहर जॉब करता है फॉरेन में और वो वहां पर पैसा ना लेके इंडिया में पैसा लेता है, तो उसे क्या बोलेंगे, इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। इसके लिए हम सेपरेट एक सेक्शन 7 पढ़ेंगे जो बताता है डीम इनकम के बारे में, कि ये कौन से केसेस में डीम इनकम कहलाएगी। तो उसके बाद जब आगे स्टार्ट करेंगे तो हम सेक्शन 7 के अंदर इसकी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप ये समझ जाओ कि अगर आपको इंडिया में कोई इनकम रिसीव होती है तो वो क्या होगी, तीनों में चार्जेबल होगी। लेकिन अगर आप आउटसाइड इंडिया करते हो कोई काम, इफ इनकम इज एक्रूड और अराइज आउटसाइड इंडिया बट इफ एनी बिजनेस इज कंट्रोल और मैनेज इन सेटअप इन इंडिया। अगर आपका कोई भी बिजनेस है आउटसाइड इंडिया लेकिन आप उसे कंट्रोल, आप उसे मैनेज इंडिया से करते हो, तो दो केस में आपका टैक्सेबल होगा, तीसरे केस में आपका टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा आपके बिजनेस के अलावा कोई और इनकम होती है तो उसमें आपके खाली ROR में टैक्सेबल होगा, RNOR में भी नहीं टैक्सेबल होगा और NR के अंदर भी टैक्सेबल नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि हमें पढ़ने का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया में सिटीजनशिप बेस पर इनकम टैक्स चार्ज नहीं होता, रेजिडेंशियल स्टेटस पर चार्ज किया जाता है। इसके बाद आपको ये बात याद रखनी है, दो माइंड अपने सेट कर लो कि अगर इंडिया से कोई भी इनकम होगी तो हर केस में टैक्सेबल है, और अगर आउटसाइड इंडिया होगी तो ROR में तो
सब में ही टैक्सेबल होती है। आर में 3 में टैक्सेबल होगी, 1 में टैक्सेबल नहीं होगी, और एनआर में 2 में टैक्सेबल होगी और 2 में टैक्सेबल नहीं होगी। आउटसाइड इनकम में कोई भी इसकी इनकम को कवर नहीं किया जाएगा। इसके बाद हमने आपके साथ कल सेक्शन 6 को स्टार्ट किया था, जो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्सेबिलिटी इंडिया में बताता है। ये सेक्शन हमें बताता है कि कौन आरओआर बनेगा, कौन आरएनओआर बनेगा और कौन एनआर बनेगा। इसके लिए हमने यहाँ पे एक चार्ट भी आपके साथ ड्रॉ किया था। सबसे पहले आप रेजिडेंशियल स्टेटस को 2 पार्टों में बांटेंगे, एक आपका रेजिडेंशियल कहलाएगा और एक आपका एनआर कहलाएगा। या तो आप रेजिडेंट बनोगे या फिर नॉन रेजिडेंट बनोगे। अगर आप रेजिडेंट बनोगे तो उसमें देखा जाएगा कि आप आरओआर हो या फिर आरएनआर हो। इसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक कंडीशन को समझना पड़ेगा। हम जो स्ट्रक्चर आपके साथ स्टार्ट करेंगे वो है इंडिविजुअल का। अगर आप एक इंडिविजुअल और आपको देखना है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो उसके लिए टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 कंडीशन, अभी हम जो कंडीशन बात करेंगे वो बेसिक कंडीशन की बात है। बेसिक कंडीशन में कहता है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में 182 दिन इंडिया में रहे हो, ठीक है, तो आपने पहली कंडीशन पूरी कर ली। मतलब कि हमें इस चार्ट को इस तरीके से समझना है। जैसे सपोज दैट हम अभी 20-21 का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमें देखना है कि हम 19-20 में इंडिया में कितने दिन रहे हैं। जैसे जैसे अभी आप एग्जांपल की समझो, अभी आपका चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 22-23, लेकिन इसका असेसमेंट ईयर है 23-24। तो हम 23-24 के अंदर खड़े होकर देखेंगे कि हम 22-23 में इंडिया में कितने दिन रहे। उस पीछे वाले ईयर को हम प्रीवियस ईयर के नाम से जानते हैं, और उससे जो पीछे होते हैं उसे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के नाम से जानते हैं। तो हमें देखना है क्या हमने पिछले प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 दिन रहे हैं। अगर आप इंडिया में 182 दिन रहे हैं तो आप अपनी पहली कंडीशन पूरी कर गए, और अगर आपकी पहली कंडीशन पूरी हो गई तो आप रेजिडेंट बन गए। अब वो आरओआर बनोगे या फिर आरओएनआर बनोगे, वो डिसाइड करो। लेकिन आप कहते हैं नहीं सर, मैं इंडिया में 182 दिन इंडिया में नहीं था, तब तब आपको दूसरी कंडीशन देखनी है, जिसके अंदर से हमारा एक पॉइंट मिस है। वो कौन सा वाला पॉइंट था? 60 डेज और मोर इन इंडिया। अगर आपकी पहली कंडीशन 182 दिन की पूरी आप नहीं कर पाते, तब आपको कौन सी कंडीशन देखनी है कि प्रीवियस ईयर में आपको 60 दिन या फिर उससे ज्यादा इंडिया के अंदर आपको रहना है। और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है, यहाँ पर और नहीं, यहाँ पर एंड वर्ड होगा कि लास्ट 4 साल का टोटल आपका 365 दिन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो इन शॉर्ट, अगर हम सेकंड कंडीशन को देखें तो हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर में ये चेक करना है कि इंडिया में 60 दिन या उससे ज्यादा रहे, और उसके बाद जो 4 साल हैं इसके बाद के, ये तो प्रीवियस ईयर हो गया, और इसके बाद के साल होंगे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के नाम से जानेंगे। और अगर उन 3 सालों का टोटल 365 होगा तो आप एक कंडीशन पूरी कर लेंगे। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करते हैं तब तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। फिर आप कहते हैं सर इनमें से मेरी एक कंडीशन पूरी होगी, उसके बाद भी आपको क्या करनी है? अपनी एडिशनल कंडीशन चेक करनी है। और उसके लिए मैंने आपको बताया था एडिशनल कंडीशन, जिसमें आपको 730 दिन में 730 दिन आपको रहना है इंडिया में। कब? 7 प्रीसीडिंग ईयर। मतलब अगर हमने ये चेक कर लिया कि हम पिछले साल 60 दिन या 182 दिन से इंडिया में थे, तो फिर हमें एक कंडीशन और देखनी, क्या हम 7 साल के टोटल में 730 दिन इंडिया में हैं या फिर नहीं। अगर हम हुए तो ठीक है। और साथ साथ आप एडिशनल कंडीशन में ध्यान देंगे, यहाँ पर एक एंड वर्ड लगा है। एंड का मतलब है कि आपको दोनों कंडीशन साथ साथ पूरी करनी। पहले तो आपके 7 साल का टोटल 730 दिन होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि आपको 2 साल के अंदर आपने अपना रेजिडेंशियल स्टेटस प्रूव किया। मतलब कि 2 साल के अंदर आप क्या ये 2 कंडीशन को पूरा कर चुके हैं। और अगर आप नहीं कर पाए तो आप क्या नहीं बन पाएंगे? आप आरओआर नहीं बन पाएंगे, आप क्या बन जाएंगे? आरएनआर। सिंपल सी बात ये कि हमें सबसे पहले ये कंडीशन पूरी करनी, ये कंडीशन पूरी करेंगे बेसिक वाली तो हम रेजिडेंट बन जाएंगे। और इसके बाद अगर हम नीचे वाली कंडीशन पूरी करते हैं दोनों, तो हम आरओआर कहलाएंगे। और अगर दोनों में से एक नहीं पूरी कर पाएंगे तो हम आरएनओआर बन जाएंगे। और अगर हम बेसिक ही नहीं पूरी करते तो हम क्या बन जाएंगे? एनआर के रूप में जाएंगे। इसी तरीके से इसका ट्रीटमेंट हमने एचयूएफ के साथ भी डिस्कस किया था, और एचयूएफ में थोड़ा सा इजी हो गया था। एचयूएफ में 2 पार्टों में था, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड नॉन रेजिडेंस, जिसमें बेसिक कंडीशन में था कि इफ 100% और पार्ट ऑफ द अफेयर ऑफ एचयूएफ आर कंट्रोल मैनेज इंडिया, अगर आप अपने बिजनेस को इंडिया से मैनेज कर दो, या तो 100% या उसके कुछ पार्ट को भी, तो आप क्या बन जाओगे? रेजिडेंट बन जाओगे। और उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट क्या कंडीशन देखनी है? वही आपकी एडिशनल कंडीशन देखनी है कि आपके 7 साल का टोटल 730 दिन है, और 10 साल में आप
2 बार क्या कर चुके हो, कंडीशन पूरा कर चुके। अगर आप कहते हो नहीं सर हमारा ना ही बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है और ना ही कोई पार्ट है, तब आप क्या कहलाओगे, नॉन रेजिडेंट। इसी तरीके से हमने आपके साथ डिस्कस किया था फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी। अगर आप कोई फर्म हो, अगर आप कोई एओपी हो, अगर आप कोई बीओआई हो, अगर आप कोई लोकल अथॉरिटी हो, तब आपको क्या देखना है, इफ 100% और पार्ट ऑफ अफेयर ऑफ फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और कंट्रोल और मैनेज इंडिया। अगर वो क्या होता है कि अगर आप किसी फर्म में क्या करते हो, कंट्रोल रखते हो, और वो फर्म कहाँ से मेंटेन की जाती है, इंडिया से मेंटेन की जाती है, तब आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंस। अदरवाइज क्या आप बन जाओगे, नॉन रेजिडेंस। इसके अंदर आपकी एडिशनल कंडीशन को इंक्लूड नहीं किया गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने आपके साथ डिस्कस किया था वो थी कंपनी का। कंपनी में 2 बातें आपको याद रखनी। सबसे पहली बात है रेजिडेंस बनने के लिए अगर आपकी कंपनी इंडियन कंपनी, तब तो आपको सोचना ही नहीं, आप क्या बन जाओगे, आरओ। लेकिन अगर आपकी कंपनी इंडियन नहीं है लेकिन उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इस साल इंडिया से है, तब वो क्या बन जाएगी, रेजिडेंस। जो हर कंपनी होती है उनका एक मेन जगह होती है जहां से पूरे चीजों को मेंटेन करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर वो उस साल इंडिया में है तब तो उस साल के लिए रेजिडेंट बन जाएगी, अदरवाइज नहीं। जैसे कई बार होता है कि कंपनी यहाँ पे लेकिन हेड ऑफिस इसका अलग अलग जगह अमेरिका में या अमेरिका में कंपनी जिसका हेड ऑफिस इंडिया में, तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। साथ साथ ये रूल सरकार ने इसलिए लाया थे क्योंकि बहुत सारी शेल कंपनियां बनती, शेल कंपनी में कागजों पे कंपनियां हैं लेकिन उनकी पॉलिसी कुछ भी नहीं होती, तो सरकार इन चीजों को रोकना चाहती, इसलिए टॉपिक लाए गए थे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। आपने देखा होगा लोग टैक्स की प्लानिंग करते थे चोरी करने की, तो वो क्या करते थे, कागजों पे कंपनी बना देते थे, लेकिन जब आप जाओगे उस जगह पे तो कंपनी नहीं होती। तो उन चीजों को मेंटेन करने के लिए सरकार ये लेकर है। और अगर आप इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं पूरी कर पाते तो आप क्या बन जाओगे, नॉन रेजिडेंट। अगर आपकी कंपनी इंडियन नहीं है तब तो डेफिनेटली आप नॉन रेजिडेंट हो। और साथ साथ आपने क्या नहीं कर रखा है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है, तभी आप क्या बन जाओगे, एनआर। ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शन थी वो आपको ध्यान रखना। ये एक्सेप्शन आप लोग के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहली एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। जो मैंने पढ़ाया है उन बातों को यहाँ पर आप फॉलो नहीं किया जाएगा, कुछ केसेस को चेंज किए जाएंगे। जैसे अगर इंडियन सिटीजन है, आप एक इंडियन सिटीजन हो, लीव इंडिया फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पस। अगर आप इंडिया छोड़कर जा रहे हो किसके लिए, जॉब पर्पस के लिए। जैसे आप इंडिया हो, इंडियन हो, आप जॉब न्यूजीलैंड में करने जा रहे हो, ट्रैवलिंग करने जा रहे हो, ठीक है, तो उस केस में जो आपका 60 डेज था उसको रिप्लेस करके 182 डेज कर दिया जाएगा। इन शॉर्ट कहने का मेरा सिंपल सा पर्पस है कि आपने देखा था कि अगर हम इंडियन थे तो 2 कंडीशन चलती थी, 182 डेज एंड देन 60 डेज। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, लीव करते हो किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड ऑफ इंडिया, देन वहां पर 182 डेज को रिप्लेस करके क्या कर दिया गया, 60 डेज। मतलब इस केस में एक ही कंडीशन चलेगी, 60 डेज की, ओनली 60 डेज की। इफ यू आर इंडियन सिटीजन, लीव इंडिया फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पस, देन 60 डेज कंडीशन रिप्लेस बाय 182 डेज। क्लियर, तो ये बात आप याद रखेंगे पहली एक्सेप्शन से। दूसरी, अगर आप एक इंडियन सिटीजन है, कौन है, इंडियन सिटीजन है, और साथ साथ आप क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप हो। जो शिप होता है ना वो पानी में रहता है, कभी इंडिया, कभी न्यूजीलैंड, कभी कहीं, कभी कहीं, तो पता नहीं। तो सरकार ने कहा अगर हम इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हम 60 डेज कंडीशन को रिप्लेस कर देंगे 182 डेज। और इसी के साथ साथ आप एक इंडियन सिटीजन थे, इंडियन ओरिजिन, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वेयर बोर्न इन इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया एंड विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपको पता है कि जब 1947 में इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था तो कुछ पेरेंट्स यहाँ रहते थे और कुछ पेरेंट्स अनडिवाइडेड जब इंडिया हुआ था तो कोई पाकिस्तान, भूटान या फिर अलग अलग जगहों पे चले गए थे। लेकिन अगर उसे हम क्या नाम देते हैं, इंडियन ओरिजिन का नाम देते हैं। कोई यहाँ का था, पार्टीशन होने के बाद वो अलग जगह चला गया और इंडिया में वो घूमने के पर्पज से आता है, काम करने के पर्पज से आता है, तब वहां पर हम 60 डेज कंडीशन को रिप्लेस कर देंगे 182 डेज से। सरकार इसलिए कर रही क्योंकि आरओआर के अंदर आप रहोगे तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, और अगर आप एनआर के केस में रहेंगे तो आपको टैक्स ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये बात इन्होंने बताई।
ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको कहा था कि हमारे हर साल क्या आती है, एग्जेम्पशन या फिर अमेंडमेंट आती है, और उन अमेंडमेंट को हमें पढ़ना है। इसके लिए मैंने दोबारा से एक सेक्शन 6 इनकम टैक्स एक्ट 1962 बनाया, जिसे हम रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में जानते हैं। अगर हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो इसे हमने 3 पार्टों में बांट दिया। पहला रेजिडेंशियल, फिर डीम, रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस। डीम का मतलब मैंने आपको बताया था कि माना गया, आप रेजिडेंस नहीं हो लेकिन माना जाएगा आप रेजिडेंस, और आपको उसके ब्याज से क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक कंडीशन वी नो वेरी वेल, प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज्यादा रहना है, और अगर आप पहली कंडीशन नहीं पूरी कर पाते तो दूसरी कंडीशन में देखना है कि आप 60 दिन या उससे ज्यादा रहे, और 4 सालों का आपका टोटल 365 दिन आना चाहिए। इसके बाद अब एक्सेप्शन, मैंने आपको पहली एक्सेप्शन बता दी कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, तो वहां पर 60 डेज को रिमूव कर दिया जाएगा, और कितने कंडीशन चलेगी, 182 डेज की चलेगी। गॉट इट। दूसरे केस में बोला था अगर आप इंडियन सिटीजन मेंबर हो किसके, शिप के या क्रू के, तब वहां भी 60 दिन की कंडीशन को हमने हटा के क्या कर दिया था, 182 डेज कर दिया था। और तीसरा मैंने कहा था अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडियन ओरिजिन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आप विजिट करने आते हो, तो वहां पर भी हमने 60 दिन को हटा के कितने दिन कर दिया था, 182 डेज कर दिया था। और लास्ट जो आपकी कंडीशन है वो यहाँ पर अब अमेंडमेंट की गई है, जिसे हमने फोर्थ कंडीशन के नाम से रखा है, जिसका नाम है इंडियन सिटीजन एंड इंडियन ओरिजिन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अगर आप कौन हो, इंडियन सिटीजन थे या इंडियन ओरिजिन के सिटीजन थे, आप विजिट करने इंडिया आते हो, और आपकी इंडिया से इनकम कितने रुपए की होती है, 15 लाख रुपए तक होती है, तब आप 60 डेज कंडीशन को रिमूव कर दोगे 162 डेज के अंदर, और ये ऑलवेज क्या बनेगा, RNOR। इसमें आपको निकालना ही नहीं है। क्लियर। इसे क्या बोलो, फोर्थ कंडीशन में अगर आप इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन के बंदे हो, इंडिया आते हो विजिट करने के पर्पज से, और आपकी इंडिया से जो इनकम है वो कितने लाख की है, 15 लाख की है, तब हम 60 दिन की कंडीशन को रिमूव करके 120 दिन की कंडीशन के अंदर डाल देंगे, और ऑलवेज क्या बनोगे, RNOR। क्लियर। इसके बाद सेकंड पॉइंट था हमारा डीम रेजिडेंस। डीम मतलब होता है माना गया, आप हो नहीं लेकिन हम मानेंगे आप कौन हो, डीम। जिसमें सबसे पहले आप एक इंडियन सिटीजन हो लेकिन आप जॉब कहाँ करते हो, आउटसाइड इंडिया। कहाँ करते हो, आउटसाइड इंडिया। इसके लिए सरकार ने सेक्शन 6 अमेंडमेंट करके क्लोज 1A लाइन। देखो अगर जब भी कोई अमेंडमेंट होती है तो उसके आगे ABC लग जाता है, ठीक है। कभी भी किसी भी सेक्शन को आप पढ़ लो, आगे ब्रैकेट में ABC कुछ भी लिखा, तो आप सोच रहे हैं सेक्शन जब लॉ बना था तब नहीं था, इसे बाद में सरकार ने क्या किया, अमेंडमेंट किया, तो ये भी अमेंडमेंट के रूप में आया है। रेजिडेंशियल स्टेटस, डीम रेजिडेंस, अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो, कहाँ रहते हो, आउटसाइड इंडिया रहते हो, इवन नॉट सिंगल डे रेजिडेंस इन इंडिया, आप एक भी दिन इंडिया में यहाँ पर रेजिडेंस नहीं थे, यहाँ पर एक भी दिन नहीं थे इंडिया में। दूसरा, आपकी इनकम का जो सोर्स है वो इंडिया से, और इनकम कितनी है, 15 लाख रुपए की। कितने की है, 15 लाख रुपए की। नॉट लायबल टू पे टैक्स इन अदर कंट्री, और आप जिस कंट्री में वहां रहते हो, जैसे मान लो आप दुबई चले गए, आप वहां रहते हो, आपको पता है वहां की इनकम पर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो सरकार ने लिखा कि इंडिया से आप 15 लाख कमाते हो और आप जिस कंट्री में रहते हो वहां पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। क्यों, डोमिसाइल के रूप में, या आपके रजिस्टर्ड स्टेटस के रूप में, या फिर एनी अदर फैक्टर के रूप में, आप किसी भी कारण वहां पर टैक्स नहीं देते, चाहे उनकी गवर्नमेंट ने मना किया है, या आप वहां के परमानेंट नागरिक बन गए हो, या कोई भी और कंडीशन हो, तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। किस केस में, डीम रेजिडेंस के केस में। अच्छा, अगर कोई बंदा बाहर जॉब करता है तो उसको वहाँ टैक्स पे नहीं करना पड़ता? मान लो उसकी गवर्नमेंट नहीं कहती, जैसे आप दुबई में जॉब करते हैं, दुबई गवर्नमेंट कहती है हमें आपकी इनकम पर टैक्स नहीं चाहिए, हमें टूरिज्म पर इनकम करके यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग आकर रहे हैं, अच्छा, प्रमोट कर रहे हैं। तो इंडिया ने कहा कि आप यहाँ से 15 लाख कमाते हो, वहाँ भेज दे दो, और हमारी गवर्नमेंट को कुछ मिलता नहीं है, जबकि आप यहाँ का रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर है, आपका बिजनेस यहाँ पर, आपने कमाया यहाँ से, लेकिन टैक्स के रूप में हमें क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। तो सरकार ने यहाँ पर साफ साफ इसी लॉ को पास किया, और यहाँ पर लिख दिया कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन थे, अब आउटसाइड जॉब कर रहे हो, आप इंडिया में एक भी दिन नहीं रहे, और आपकी इनकम कितनी है इंडियन रिसोर्सेज से, 15 लाख रुपए की, और आप जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री में आप कोई टैक्स नहीं देते, चाहे वो डोमिसाइल के रूप में हो, रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे हो, या फिर और एनी अदर
फैक्टर है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, जिसे हम क्या मानेंगे, डीम रेंजेस के नाम से जानेंगे। ये 15 लाख की इनकम है, ये तो फिर प्रॉपर्टीज, हाउस प्रॉपर्टीज, कुछ भी किसी भी सोर्सेज में हो सकती है, उसने एफडी करा रखी है करोड़ों की। मान सर यही वाला बंदा अगर मानो अमेरिका में या वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा तो फिर नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा ना, नॉट लायबल टू पे टैक्स इन अदर कंट्री। आप लायबल नहीं हो दूसरी कंट्री में टैक्स देने के। अगर वो कंट्री टैक्स लेती है आपकी, तब तो आपको नहीं, ठीक है। और ये ऑलवेज क्या बनेगा, RNOR। क्लियर, तो याद रखेंगे। तो ये हमारा सेक्शन 6। इसके बाद अब हमें कुछ प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने, इसके लिए हम पहले सेक्शन 5 के कुछ क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कब ROR बनोगे, कब आप NOR बनोगे और कब आप किस स्टेटस के अंदर आओगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन 5, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इसमें आपको पता है अगर आप इंडिया के होगे तो तीनों केस में टैक्सेबल होगा, आप आउटसाइड इंडिया हो तो ROR केस में दोनों में होगा, RNOR के केस में पहले में होगा जहां आपका बिजनेस सेटअप हो या कंट्रोल हो, और एनी अदर में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, और NR के केस में दोनों में ही आउटसाइड इंडिया की इनकम टैक्स आपको नहीं देना। ये बातों को माइंड में रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मिस्टर एक्स अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23। ठीक है, एक मिस्टर एक्स है जिसने क्या कर रहा है, कुछ पैसे कमाए। अब हमें ये डिसाइड करना है कि अगर वो ROR होगा तो उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा, अगर वो RNOR होगा तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, और अगर वो NR होगा तो कितना टैक्स देना पड़ेगा। इसके लिए हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया जिसके टॉप में लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अपना जो भी प्रीवियस ईयर था या फाइनेंशियल ईयर था वो मेंशन किया, और जो भी क्वेश्चन थे वो यहाँ पर पर्टिकुलर में डाल दिए। यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाया ROR का, एक ब्रैकेट बनाया RNOR का, और एक ब्रैकेट बनाया NR का। पहला क्वेश्चन है, इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव इन लंदन। आपकी कंपनी कहाँ की, इंडियन की, और पैसा कहाँ रिसीव हो रहा है, लंदन में। तो मैटर कुछ नहीं करता आपने कहाँ से पैसा कमाया, इंडिया से। और अगर आपने इंडिया से पैसा कमाया तो आपको पता है कि तीनों केस में आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। चाहे आप इंडियन रिसोर्सेज का कुछ भी यूज करके आप पैसा कमाते हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा। पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉय इन इंडिया रिसीव इन USA। कहाँ का एम्प्लॉयर है, इंडिया का है, पैसा उसे कहाँ मिल रहा है, USA से, तो उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसने अर्न कहाँ से किया है, इंडिया से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस विच इज कंट्रोल इन इंडिया, हाफ ऑफ द प्रॉफिट बीन रिसीव इन इंडिया। कह रहा है तो हमें 2 लाख प्रॉफिट मिला है। कितना मिला है, 2 लाख का प्रॉफिट था, लेकिन उसमें हाफ हमें कहाँ मिला है, इंडिया में मिला है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, आउटसाइड इंडिया वाली कंडीशन होगी। और आउटसाइड इंडिया के अंदर आपको क्या मैंने बताया था, आउटसाइड इंडिया के अंदर यहाँ पर आपको 1 लाख देना है, यहाँ पर आपको 1 लाख देना है, और यहाँ पर आपको 0 टैक्स देना है। क्लियर, चलो नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन भूटान एंड रेमिटेड टू इंडिया। हमने पैसा कहाँ कमाया, भूटान में कमाया, उसने पैसा कहाँ भेज दिया, इंडिया में भेज दिया। तो भेजा है, रेमिटेड मतलब होता है भेजना, तो किसमें टैक्सेबल होगा, खाली ROR के अंदर होगा, क्योंकि एनी अदर इनकम में कवर हो जाएगा और बाकी सब में कवर नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड रिसीव देयर 4 लाख। प्रॉपर्टी कहाँ पर है, इंग्लैंड में, रिसीव भी कहाँ हुई है, इंग्लैंड में ही हुई है, तो इसमें टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी सब में कोई टैक्सेबल नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो पास्ट फॉरेन इनकम बोर्ड टू इंडिया, हमें कोई पुरानी इनकम मिली, हम कभी भी पुरानी इनकम को कंसिडर नहीं करते, हम जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कवर है हम उसकी बात करेंगे। ये वाला होता है ना, ई वाला इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड रिसीव देयर, प्रॉपर्टी वहीं की थी वहीं पैसा मिला हमारा, ROR में लगेगा, ROR में सभी केस में था ना, सभी केस में था। चलो क्वेश्चन 2 पढ़ लें। चलिए, इसमें नाम दे रखा होगा, आप पढ़ लेंगे, अनिल कुमार नाम है इसमें, तो आप इसे क्वेश्चन को ध्यान देंगे। क्वेश्चन है, सैलरी इनकम रिसीव इन इंडिया फॉर सर्विस रेंडर इन हांगकांग। सैलरी हमें रिसीव कहाँ हुई है, इंडिया में हुई है, रिसीव हुई है इंडिया में, ठीक है, कितनी, 3 लाख, और आप सर्विस किसको देते हो, हांगकांग। तो इसका मतलब आप यहाँ से सर्विस देते हो, ठीक है।
तो हमने कहा था अगर इंडियन रिसोर्सेज का आप कुछ भी यूज करके करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों में टैक्स देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव इन जर्मनी, बिजनेस कहाँ पर उसका, इंडिया में, तो तीनों में लग जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी इनकम इन युगांडा, ठीक है, आउट विच 2,40,000 वाज रेमिटेड टू इंडिया, कमाया उसने पैसा कहाँ पर, युगांडा में, और उसने पैसा क्या कर दिया, रेमिटेड कर दिया, और रेमिटेड का मतलब तो यहाँ पर टैक्स लगेगा, बाकी और किसमें टैक्स नहीं लगेगा। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन बैंगलोर, बैंगलोर कहाँ पर है, इंडिया में, तो तीनों पर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद एग्रीकल्चर इनकम इन केनिया, एग्रीकल्चर इनकम है केनिया में, तो केनिया में मिली होगी, तो पहले में टैक्सेबल होगा, बाकी सब में टैक्सेबल नहीं होगा। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस कैरी ऑन नेपाल बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तीनों आपके हिसाब से, प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस कैरिड ऑन एट नेपाल बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बिजनेस नेपाल में लेकिन कंट्रोल इंडिया से किया जाता है, तो इंडिया की रिसोर्सेज तो यूज हो रही है, नहीं हो रही, ये आउटसाइड इंडिया में आया और आर में लगेगा और आर एन ओ आर में लगेगा, मतलब 2 20 में आ गया। पहला वाला ही क्वेश्चन था ये, जब आपने पढ़ा था अदर सोर्सेज में इनकम एक्रूड और अराइज और डीम टू बी आउटसाइड इंडिया और बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप बाय इंडिया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लेंगे, चलो मैं एक और कराता हूँ, श्री सुधीर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान रिसीव इन इंडिया, प्रॉफिट कहाँ हुआ है, ईरान में हो, लेकिन रिसीव इंडिया में हो, तो हम रिसीव बेसिस पे खाली आर पे टैक्स लगाते हैं और किसी पे टैक्स नहीं लगाते। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन रिसीव इन इंडिया, तभी पहले में होगा, बाकी सब में नहीं होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन श्रीलंका डिपॉजिट देयर बैंक, वही बैंक में जमा करा दिए, तो पहले केस में होगा, बाकी में नहीं होगा। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश इन श्रीलंका डिपॉजिट इन बैंक देयर बिजनेसेस कंट्रोल इंडिया, तो पहले 2 में हो जाएगा, बाकी और में नहीं होगा, तो जो भी अमाउंट होगा यहाँ गिवन नहीं है, मिसिंग हो गया, तो हम 1 लाख मान के चलते हैं। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव इन इंग्लैंड, कोई मतलब नहीं है, बिजनेस इंडिया में हो रहा है, तो तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन कानपुर, कानपुर इंडिया में है, तो तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी में नहीं। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड इट्स ऑल स्पेंड ऑन द एजुकेशन चिल्ड्रन इन लंदन, उसने वहीं से कमाया और अपने बच्चों पे लगा, तो उसके लिए पहले पर हो जाएगा, बाकी तो इस केस में आपकी आर अगर आप बनते हो तो 2,24,70,000 आपकी इनकम हो जाएगी, अगर आप RNOR बनोगे तो 1,40,000 हो जाएगी, और अगर आप NR बनोगे तो कितनी रह जाएगी, 4 लाख रह जाएगी। क्लियर। बाकी 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप दोनों को मुझे करके दिखाना, ठीक है, कर लोगे ना, ट्राई तो हो जाएगा, कोई दिक्कत, अगर नहीं होता देन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद अब जो हम क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो हम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे रजिस्टर स्टेटस का, ठीक है, कि कौन ROR बनेगा, कौन RNOR बनेगा और कौन क्या बनेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सैम कम टू इंडिया फर्स्ट टाइम, ध्यान से वर्ड पढ़ना, एक सैम एक व्यक्ति जो फर्स्ट टाइम इंडिया में आया, कब, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कौन, 22-21 ड्यूरिंग द प्रीवियस स्टे इन इंडिया। तो इसने 3 एग्जाम्पल दिए, अगर सेम 50 दिन रहता तब क्या ट्रीटमेंट होगा, सेम अगर 183 डेज रहेगा तब क्या होगा, और अगर सेम 153 डेज रहेगा तो क्या कंडीशन होगी। सबसे पहले आपको बेसिक कंडीशन को समझना है, आपको हमने बेसिक कंडीशन तो बता रखी है, वो आपको याद होगी, 132 डेज और 60 डेज और 4 साल का टोटल 365। अगर सेम 50 दिन इंडिया में रहता है तो वो ना तो पहली कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है, ना वो दूसरी कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है, तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, पहले क्वेश्चन में NR बन जाएगा, तो इसमें आपको कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं। अगर सैम 183 डेज रहता है तो अब वो बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है और वो फर्स्ट टाइम आया, तो उसका मतलब बाकी ईयर इंडिया में था नहीं, तो वो क्या बन जाएगा आपका, वो बनेगा RNOR। और तीसरे केस में अगर वो 153 डेज इंडिया में रहा है तो वो कुछ नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा, NR, ठीक है, नहीं, हाँ NR ही बनेगा, सही बात है, क्यों, क्योंकि वो 60 दिन की कंडीशन को तो पूरी कर लेगा, लेकिन 4 साल का टोटल 365 कैसे ला पाएगा वो, तो क्या बन जाएगा वो,
NR बन जाएगा। समझ आ गया क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करें। एक बंदा है जिसका नाम मिस्टर ए है और वो कहाँ का है? ब्रिटिश नेशन का। वो कब हुआ इंडिया में? कब? फर्स्ट टाइम 14-15 के अंदर, ठीक है। फिर वो दोबारा आया 15-16 में, 16-17 में, 17-18 में और 18-19 में। 55 दिन एक में रहा, एक में 60 दिन, एक में 80 दिन, एक में 160 दिन, एक में 70 दिन। तो अगर हम मान लें तो ऐसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि अगर हम 18-19 की बात करें तो 18-19 में वो कितने दिन रहा है? 70 दिन रहा है, ठीक है। इसमें वो 70 दिन रहा है। इससे पहले वाले में वो 18-19 में तो 55 डेज नहीं, आप देखो ना 18-19 में 60, 80, 160, 17 वो इसका है 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, ठीक है। तो इसमें इतने दिन हो गया, इसमें 160 दिन हो गया, इसमें 80 दिन, इसमें 60 दिन और इसमें 55। गॉट इट? तो अब हमें क्वेश्चन को करना है। पहली बात, वो कौन है? ब्रिटिश नेशन का है, वो इंडिया में फर्स्ट टाइम आया है 14-15 में, क्लियर। और हमें उसने असेसमेंट ईयर 19-20 का करने को है। इसका मतलब हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? 18-19। और हमारा रेलिवेंट या फिर रिसेंट प्रीवियस ईयर कौन सा बन जाएगा? 17-18 हमारा पहला हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इस तरीके से ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि अगर हम असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं, किसकी? 19-20 की, तो हमें ये चेक करना है क्या 19-20 से पहले मतलब 18-19 में वो 182 दिन इंडिया में था? नहीं, वो पहली कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। वो कितने दिन था? 70 दिन था। इसका मतलब वो कौन सी कंडीशन पूरी कर रहा है? सेकंड कंडीशन। और वो क्या कंडीशन थी? 60 डेज और मोर, और इसके साथ और एंड लगा लो 4 साल का टोटल कितना आना चाहिए? 365। तो अब ये देखो क्या इससे 4 साल के ऊपर का टोटल 365 आ रहा है? तो अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा है? 355 दिन आ रहा है। कितना आ रहा है? 355। तो इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन नहीं पूरी कर पाया? ये कोई भी कंडीशन पूरी नहीं कर पाया और ये क्या बन जाएगा? आपका NR बन जाएगा। गॉट इट? सर ये NR कैसे बना? सिंपल सा रूल है, क्योंकि उसने ना ही पहली कंडीशन 182 डेज की पूरी करी और जबकि वो दूसरी कंडीशन उसने 60 डेज वाली पूरी कर ली थी, लेकिन 60 डेज के एंड के साथ 4 साल का टोटल 365 नहीं आया। तो हम यहाँ पर एक डेफिनेशन में साफ साफ मेंशन कर देंगे कि राजश्री इज अ नॉन रेजिडेंट बिकॉज सी लेफ्ट इंडिया 1954 एंड लास्ट ईयर ही नॉट लीव वन। ये तो कुछ और है, गलत लिखा। चलो अब वैसे अपने आप कैसे आ गए थे? वो मैंने लिख रखा था, वो बस वाइट कलर था तो हाइड हो रखा था। अब इसकी इनकम इसने हमें दे रखी है, तो इसकी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना है। तो हम अब ROR की इनकम पे तो टैक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, अब हम किसकी इनकम करेंगे? NR की इनकम पे करेंगे। तो आप सिंपल से मान के चलो, इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ सर्विस रेंडर इन USA रिसीव देयर, वहीं कमाया वहीं दिया है, तो इंडिया से कोई मतलब नहीं, इसमें क्या देगा? वो 0 देगा। दूसरे क्वेश्चन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव इन USA, तो वो इंडिया की प्रॉपर्टी है, तो इस वाले क्वेश्चन में वो टैक्स देगा क्योंकि वो इंडियन रिसोर्सेज का यूज कर रहा है। लॉस फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया कंट्रोल फ्रॉम USA, बिजनेस कहाँ पर है? इंडिया में है, लॉस हुआ है तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर टाइप कर देंगे। अब यहाँ पर सर आपने क्यों कवर किया? क्योंकि वो इंडिया से कमा रहा है, ठीक है। अब कंट्रोल कहीं से भी हो उसका मैटर नहीं। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो इसमें टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इन USA सब्सिक्वेंटली रेमिटेड टू इंडिया, भेजा है तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं होगा। सर क्यों नहीं मतलब होगा? क्योंकि उसने भेजा है, भेजने पर टैक्स लगता है। एक इनकम पे एक ही बार टैक्स लगता है, 2 बार नहीं। ऐसा वहाँ की गवर्नमेंट भी टैक्स ले और आपकी गवर्नमेंट ले तो बंदा परेशान हो जाएगा। सरकार ने कहा कि अगर तुमने यहाँ भेजा है और वहाँ नहीं मिला है, कई बार लोग कहते हैं कि सर आप मुझे यहाँ पैसा मत दो, मेरे गाँव पे पैसा भिजवा दो या मेरी फैमिली को ट्रांसफर कर दिया करो, मेरे अकाउंट में कुछ पैसा डाल दो मेरे खर्चे के, ठीक है। जब रेमिटेंस मतलब आ जाता है उसने भेजा है तो इसका मतलब वहाँ मिल चुका है, वहाँ की इनकम में कवर हो गया, यहाँ पर नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट FDR इन इंडिया रिसीव इन USA, तो कोई मतलब नहीं, इंडिया का बैंक था तो यहाँ पर टैक्स देगा, ठीक है। इस तरीके से अपने क्वेश्चन को कर तो आप निकाल लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 3, जो बात करता है मिस निधि इन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम 1 अप्रैल 2021 फॉर ज्वाइनिंग जॉब
Tokyo. She came to India on 11 January 2022 for only 170 days. Determine her residential status for previous year 21-22। अब मुझे बताओ इसके अंदर हम क्या ट्रीटमेंट करें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और ये एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है। एक्सेप्शन में क्या था कि अगर कोई बंदा इंडिया छोड़ता है किसके लिए, जॉब पर्पस के लिए, तब वहां पर हम 60 डेज को रिप्लेस करके 182 डेज डाल देंगे। तो इस केस में ये जनवरी में आई है, तो कब आई है जनवरी में, 11 जनवरी में। और अगर हम 31 दिन का कैलकुलेट करेंगे तो 31 दिन ये जनवरी में रही है, फरवरी में कितने दिन रही है, 28 दिन, और मार्च के अंदर कितने दिन रही है, 31 दिन। तो अगर हम टोटल करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट कितने दिन इंडिया में रही है, 80 डेज। तो ये क्या बन जाएगी, एनआर बन जाएगी। क्यों बन जाएगी ना सर, इसमें बाद में लिखा है कि 170 डेज, 170 डेज उसने नेक्स्ट ईयर में रही है, लेकिन हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो उसमें वो कितने दिन रही है, ओनली 80 दिन, और 80 दिन का कोई भी क्राइटेरिया नहीं था। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन 4 को पढ़ें, मिस्टर जेड एज 19 ईयर लेफ्ट इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन मई 13, 2021। ठीक है, डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर। कह रहा है कि मिस्टर जेड एक व्यक्ति था जिसकी उम्र 19 साल है, जिसने फर्स्ट टाइम इंडिया को छोड़ दिया 31 मई। इसका मतलब वो अप्रैल में रह के गया था 30 दिन, और मई में कितने दिन रह के गया है वो, 30 दिन, या मान लो 31 दिन, तो कितने दिन हो गए, 61 दिन हो गए। क्लियर। अब क्वेश्चन में गिवन है ही लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जाता है तब क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जाता है तो पहली बात है उसके लिए हम 60 डेज की कंडीशन को नहीं फॉलो करते, 182 डेज की करते हैं। तो ये क्वेश्चन में ऑटोमेटिक को क्या बन जाएगा, एनआर बन जाएगा। लेकिन अगर वो कहता नहीं सर मैं जॉब के लिए जा रहा, मैं वर्ल्ड टूर के लिए जा रहा हूँ, तब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तब उसका ट्रीटमेंट वही चलेगा जो जैसे चलता है। सबसे पहले आप बेसिक कंडीशन निकालोगे। पहली बेसिक कंडीशन में वो पिछले साल कितने होने चाहिए, 182 डेज और मोर, तो वो एक कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहा है। दूसरी कंडीशन थी 60 डेज और मोर, एंड 4 साल का टोटल कितना आना चाहिए, 365। तो डेफिनेटली पूरा कर चुका। क्यों, क्योंकि वो 31 मई को जॉब छोड़ के गया है ना, इंडिया छोड़ के। उससे पहले तो कई साल से इंडिया में रह रहा था ना, तो वो क्या बन जाएगा, ROR बन जाएगा। क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए और इस तरीके से अपने क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसके अंदर हमने आज आपको डिवीजन में सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 कवर कराया और साथ साथ कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कराने की भी कोशिश करी ताकि आपको इजी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके।